की तारीफ़ करे और उसने कर ही दी। थैंक्स। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि वो उसके बारे में अपने बारे में सब कुछ बता देगा, फिर देखेगा कि उसका क्या रद्द-ए-अमल होता है। कल तो मुझे ऑफ़िस टाइम के बाद यहीं मिल सकती हो, किसी पार्क वगैरह में। हमज़ा की बात पर उसकी आंखें जगमगा गईं। उठी तो उसे हमज़ा ने बेसाख्ता नज़रें चुरा लीं। पता नहीं ये मोहब्बत के बारे वालों की आंखों में इतनी चमक कहाँ से आ जाती है। दिल की जगह शायद किसी ने जलता हुआ अंगारा रख दिया था, जिसका धुआं उसके पूरे वजूद में भरा हुआ था। रात का 1:30 बज रहा था, मगर वो भी वीरान सड़कों पर मटर गश्त कर रहा था। आज पहली दफ़ा उसकी कैफियत से दो चार हुआ था। उसे लग रहा था कि उसके इर्द गिर्द कोई चीज़ मौजूद नहीं है। उसकी एक तवील सड़क पर और खला, जहाँ ना कोई रोशनी थी और ना ही कोई आवाज़, ना ही कोई हरकत थी, और ना कभी कभी उसे लग रहा था कि ये सड़क भी हवा में मोहलिक हो जाएगी। एक लंबी और तवील सड़क जिसका कोई अंत नहीं है, जिसमें कोई मोड़ नहीं है। सामने से आती गाड़ियों जब उस सर पर आन पड़ी तो चौंक उठा और तेज़ी से एक तरफ हो गया। ड्राइवर उसे कोसता हुआ आगे चला गया। वो जैसे गहरे ख्वाब से जागा था। गहरी सांस लेते हुए घर की तरफ चल पड़ा, जहाँ वो सिर्फ चंद घंटों का मेहमान था। दरवाज़ा आरफा बेगम ने खोला, मगर आज उन्होंने उसे डांटा नहीं, बल्कि उस पर नाराज़गी का कोई इजहार नहीं किया। वो चुप रही, लेकिन वो अपने हवास में होता तो उनकी नाराज़गी महसूस करता। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो खाना की ट्रे लेकर आई तो उसके कमरे में आई तो देखा कि वो बेड पर जूतों समेत भी पड़ा हुआ है। किसी गहरी सोच में वो इंतज़ार ही करती रही कि वो आपकी मीटिंग के बारे में पूछेगा, उसने दरियाफ्त करने का, मगर वो चुपचाप उठकर बैठ गया और खामोशी से खाना खाने लगा। आज मैं भाई साहब से बात की थी, उन्होंने खुद ही बात शुरू की और वो वहाँ से काफ़ी देर बाद जवाब आया। फिर भी आरफा बेगम का जोश कदरे मान पड़ गया। हमज़ा फिर तो वैसे खुद जोश और तजस्सुस का इजहार नहीं कर रहा, जैसा कि उन्होंने ख्याल किया था उसे करना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी बताने लगी। भाई साहब ने कहा, हमज़ा तो कोई काम वगैरह नहीं करता। अगर वो कोई ढंग का काम कर ले तो फिर ज़रूर सोचेंगे इस बारे में। वाह अम्मी वाह, का क्या भरम भाई का रखा, क्या भरम, कैसे खूबी से रख रही हैं। और आपको ख्याल भी रखना चाहिए। सारी उम्र आपने जो तवक्कुआत अपने भाइयों से रखी थी मुझे अच्छी तरह मालूम है, और सारी उम्र आपने भाइयों की दहलीज़ पर गुजार दी। उनका एहसान अजीम है आप पर, और आप इतना तो कर ही सकती हैं उनके लिए, और आप मेरी माँ हैं, तो फिर मुझे भी आपका भरम रखना चाहिएगा, और मैं रखूँगा। आपके सामने वो अल्फाज नहीं दोहराऊँगा जो उन्होंने आपसे बोले। उसने दिल ही दिल में अपनी माँ से कहा तो फिर संजीदगी लहजे में बोला, ठीक है, करूँगा काम। उन्हें तवक्को नहीं थी कि हमज़ा इतनी जल्दी मान जाएगा। वो हैरत से उसकी तरफ देखने लगी, जो पानी पीकर खामोशी से दोबारा लेट गया। आरफा बेगम ने खाने की ट्रे उठाई, जिसमें खाने सिर्फ चखा गया था, मगर उन्होंने तय कर लिया था कि अब इसके लाड नहीं उठाएंगी। इसलिए वो उस रवैये से उलझती हुई लाइट बंद करके बाहर चली गई। आंख से एक गुस्ताख आंसू निकल गया और उसके बालों में जज़ब हो गया। अम्मी, आपका ख्याल रखने वाले, आपसे प्यार करने वाले यहाँ बहुत से हैं। अगर ये कम हो जाएगा तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आपका बेटा क्यों ना हो। फिर सारी रात उसने जाकर गुजार दी, और आखिरी रात आज सुबह 2 जल्दी उठ गया था, और आरफा बेगम को ये एक पॉजिटिव साइन लगा था, जिस पर वो बहुत खुश हुई थी। वो चाय के लिए किचन में आया था और वहाँ सिर्फ रानिया थी। वो पलटने लगा, मगर रानिया की आवाज़ पर रुक गया। कुछ चाहिए था हमज़ा? हाँ, तुम, इसके दिल से सदा आई थी, मगर दिल की आवाज़ सफाकी से दबा ली गई। हाँ, एक चाय का कप चाहिए था, मेरे कमरे में भिजवा देना, लेकिन नाश्ता तो तैयार है, नाश्ता कर लो। नहीं, सिर्फ चाय, वो कहकर वापस चला गया। जल्दी जल्दी कपड़े तब्दील करने लगा और अपना ब्रीफ केस रेडी किया। तुम पहले ही तैयार कर चुके हो। चाय, वो बालों में कंघी कर रहा था जब रानिया ने आकर चाय दी। हाँ, यहाँ रख दो। रानिया की तरफ देखना उस वक्त बहुत सबसे मुश्किल था। ये इतने तैयार श्यार होकर कहाँ जा रहे हो? उसकी तैयारी को देखकर उसने सवाल किया। बहुत दूर। क्या मतलब? और इससे पहले कि वो मज़ीद सवालात करता उसके ज़ब्त को आज़माती, उसने एक चिट उसकी तरफ बढ़ाई। इसको संभाल कर रखना, और जब कभी ज़िंदगी में तुम पर तंग होने लगे तो इस पर ईमेल के ज़रिए पुकारना, मैं ज़रूर आऊँगा ज़िंदगी हुई तो। मगर हमज़ा, इसने हाथ के इशारे से उसे बोलने से रोक दिया। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। आज वो जल्दी उठा था या रात को सोया ही नहीं था? रानिया के जहन में ख़्याल आया, प्लीज़ रानिया, मुझे चैट ना करना, मैं वापस आऊँगा तो सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं वापस तो आ ही जाऊँगा, क्योंकि तुमने वादा जो कर लिया है, लेकिन फिर तुम खाली हाथ रह जाओगी। रानिया उसकी बात समझ कर भी ना समझ पा रही थी।
आंखों में आंसू कब जमा हो गए उसे मालूम ही नहीं था। तो तुम कहाँ कहाँ जा रहे हो? वो यकीनन उसकी रुकी रग रग से वाकिफ़ थी। उसकी दिल में पनपने वाले ख़यालात आने लगे। उसने सवाल नहीं पूछा, तुम क्यों जा रहे हो? क्योंकि वो जानती थी कि वो बड़े मामू से उसकी कदर ख़ाइफ़ है और यकीनन उसका नतीजा किसी सूरत से निकलना था। वो टक उसे देख रही थी। अब पता नहीं कितने अरसे बाद मुलाकात होगी, पता नहीं हो भी या ना हो। आंसू कतार दर कतार उसकी आंखों से फिसल रहे थे। अगर ये बता दूं कि जाऊं कि तुम, फिर जाने का क्या फ़ायदा? उसने रुख मोड़कर आंसू भरी आंखों का इसका इरादा कमज़ोर कर रही थी। तो जाना ज़रूरी है क्या? उसने बेयकीनी लहजे से पूछा। हाँ, अगर मैं यहाँ से रहा तो शायद हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से ही चला जाऊँगा। अपने दोनों हाथों की उंगलियों उसके बालों में फंसाकर थोड़ी देर पहले बनाए हुए बाल बिगाड़ डाले। तुमने एक दरख्वास्त है, वो जो जाने की मुड़ चुकी थी वापस पलट ली। मेरी अम्मी का बहुत ख्याल रखना और मेरे लिए अपना ख्याल भी रखना। वो रुका। मैं वापस आऊँगा, उसकी बात का यकीन रखना। और भागती हुई बाहर निकल गई। पता नहीं उसकी आखिरी बात सुनी भी थी या नहीं। वो सर चुप पकड़ कर दोबारा बेड पर बैठ गया और गूंद गूंद कर रानिया के हाथों की बनी चाय पीने लगा। पता नहीं उस अब ये चाय कब नसीब हो, और होगी भी या नहीं। उन दोनों को एक ही तरह के खदशे ने सताया था। नन्हे नन्हे कदमों की आहट पर उसने मुड़कर देखा। मुस्कान छोटे छोटे कदम उठाती उसकी तरफ आ रही थी। या अल्लाह, ये सारी आजमाइशें आज ही आनी थी। उसने मुस्कान को उठाया और उसके फूले फूले गाल चूमने लगा। फिर एक हाथ में ब्रीफ केस और दूसरे हाथ में मुस्कान को पकड़े बाहर आया। मर्द तो सारे अपने अपने कामों पर चले गए थे। अब सिर्फ ख़वातीन घर पर थीं। हानिया अपी तो शायद अभी भी आई थी। अच्छा अम्मी जी, अल्लाह हाफिज़, मैं जा रहा हूँ। वो आरफा बेगम के सामने प्यार लेने के लिए झुका तो उसे कमरे में बैठी। रानिया का दिल चाहा कि जाकर उसे रोक दे या फिर अपने कानों में उंगलियां डाल ले। खैरियत बेटा, ये ब्रीफ केस कैसे, किधर जा रहे हो? छोटी मुमानी ने हैरत से ब्रीफ केस को देखा और उसी एतराज़ से बचने के लिए उसने छोटा ब्रीफ केस लिया था जिसमें इस तरह सिर्फ 2 जोड़ों कपड़े और सारे डॉक्यूमेंट्स थे। इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं। उसने आधा सच बोला था। आरफा बेगम ने मिलने के बाद वो गेट की तरफ बढ़ गया था। उसने अपने कमरे की खिड़की से ये मंजर देखते रानिया का दिल किसी गहरे पाताल में डूबा जा रहा था। कपकपाते हाथों से खिड़की की बंद करते और वहीं फर्श पर बैठ गई। अरे तुम यहाँ क्यों बैठी हो? आयशा नाश्ता लेकर आई थी और उसे वहाँ बैठा देखकर पूछने लगी। कॉलेज नहीं जाना? जल्दी करो, तैयार हो जाओ, वैन आने वाली है। और तुम इसी तरह बैठी हो? आज तो लास्ट डे है ना? वो जल्दी से बैग में चीज़ें डाल रही थी। हाँ, आज ही लास्ट डे है। आंखों से नमी बाहर आने लगी। रुका हुआ लहजा मज़ीद रुक गया। क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कहीं सुबह सुबह हमजा से लड़ाई तो नहीं हुई? तेज़ी से कमरा समेटते हुए पूछने लगी। काश हो जाती। वो बड़बड़ाई। भाई क्यों देर कर रही हो? जल्दी करो ना, वैन आने वाली है। 8 बज चुके हैं। नहीं, मैं आज नहीं जा सकूँगी। हलक में आंसू अटक गए थे और अगर आयशा को ज़रा उसकी फुर्सत होती तो वो उसकी उजड़ी हालत और वीरान आंखें देख लेती। क्या मतलब है? तुम जो हुआ हमेशा इसी तरह करती हो, ऐन वक्त पर इनकार कर देती हो। पहले बता देती। वो पैर पटकते हुए बाहर निकल गई। कमरा एकदम वीरान हो गया, जैसे हमजा के चले जाने के बाद जिगर वीरान हो गया था। नहीं, हमजा ऐसा नहीं कर सकता। वो अपने आप को ज़बरदस्ती घसीट कर बेड तक लाई थी। इतनी सी कोशिश में उसे लगा कि उसकी पूरी जान निकल गई है। वो यकीनन मजाक कर रहा होगा। वो ऐसा कैसे कर सकता है? हमें छोड़कर कैसे जा सकता है? नामुमकिन। वो मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकता। नहीं, वो यकीनन मजाक कर रहा होगा। उसने दिल को तसल्लियाँ देना शुरू कर दी थी, मगर उसका दिल हर दलील रद्द कर रहा था। वो चीख चीख कर कह रहा था, हमजा अब वापस नहीं आएगा। वो तुम लोगों को छोड़कर चला गया है। वो तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चला गया। हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। दिल को उसकी सदाओं से उसे घबराहट हो रही थी। हाथ पाँव जो पहले ही जान निकल गई थी। हमजा की दी हुई चिट उसने दराज में डाल दी। रानिया, तुम आज कॉलेज क्यों नहीं जा रही? बड़ी मुमानी शायद बच्चों को फारिग करके उसका कमरा दुरुस्त करने की गर्ज से इधर आई थी। वो अम्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं, शायद बीपी। जाने क्या हुआ? एकदम लहरा कर बेड पर गिर गई। रानिया बड़ी मुमानी फ़ौरन उसकी तरफ भागी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बुलवाया गया। ऐसी कोई फ़िक्र की बात नहीं है, बस बीपी हो गया था। आजकल लड़कियों को डाइटिंग का भी बहुत शौक़ होता है। डॉक्टर ने पेशा वराना मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर उन्हें तसल्ली दी थी। सुबह तो
बिल्कुल ठीक थी। अब अचानक बीपी कैसे लो हो गया? हानिया ने तशवीश का इज़हार किया। रानिया अब होश में थी और टुकर-टुकर सबकी शक्लें देख रही थी। अम्मी, बड़ी चाची, छोटी चाची, फूफो और हानिया आपी सब कितने फ़िक्रमंद थे, कितनी मोहब्बत करते हैं मुझसे, और इतनी ही बिल्कुल इससे ज़्यादा हमज़ा से भी तो करते हैं। मगर वो फूफो और दादो की सूरत देखकर उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। दादो तो मुसलसल उस पर ही कुछ दम करके फूंक रही थी और उसका सर फूफो की गोद में था। रानिया, मेरी बच्ची, क्या हो गया था? उन्होंने झुककर उसका माथा चूमा और उसका दिल चाहा कि वो धाड़े मार मार कर रोए। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? उसने लब काटते, हमज़ा, कितने जालिम हो तुम, कितने खुदगर्ज हो, कितनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर डाल गए हो। इतनी मोहब्बतों से मुंह मोड़कर तुमको सुकून नहीं मिलेगा। क्यों कर रहे हो ये? उसके सर में दर्द होने लगा था। फूफो, उसने अजियत से उन्हें पुकारा। मैं जब वहाँ से निकला तो मेरे पास सवाए चंद रुपयों के और कुछ नहीं था। 2 कपड़ों के थे जोड़े और कुछ भी नहीं। मैंने जो कुछ भी कमाया है हमेशा अपनी ज़ात पर ही खर्च किया है, लिहाजा मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं कराची जा सकूं। कराची में मेरा दोस्त राहील रहता है और मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उसका एड्रेस मेरे पास है। राहील और मेरा ऐसा दोस्त था जिसके बारे में मेरे घर वालों को मालूम नहीं था। राहील के पास 2 साल तक रहा। राहील की एक खाला हमारे मोहल्ले में रहती थी, लिहाजा जब भी वो आती थी, अम्मी अपनी बहन से मिलने जाती थी तो वो मेरे घर वालों के बारे में ख़बर दी जाती थी और ख़बर हमेशा सब अच्छा होता था, जिससे मुझे अपने फ़ैसले पर डटे रहने के लिए हौसला मिला। कराची में रहते हुए मैंने हर पल पैसा जमा किया और फिर हम दोनों ही खुशकिस्मत थे कि अमेरिका आ गए। और इतना कहकर वो खामोश हो गया, जैसे अपने माजी से निकलने की कोशिश कर रहा हो। तो उस दौरान तुमने अपने घर वालों से रब्ता नहीं किया और रानिया, उसके बारे में कुछ मालूम नहीं किया? सूजन, जो 1.5 घंटे से उसकी कहानी सुन रही थी, आखिरकार बोल पड़ी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके सामने बैठा वो शख्स इतनी मोहब्बतों को ठुकरा कर आया है, लेकिन फिर भी उसने यकीन करना पड़ा। वो शख्स ऐसा ही था जो मोहब्बतों के बारे में बहुत नाशुक्रा था, और ये तो उसका तजर्बा था। क्या किया था एक दफ़ा? वो होले से बड़बड़ाया। जब मैं कराची से यहाँ आने लगा था सुबह, फिर फ़्लाइट थी और इस वक्त मैंने एक ख़त अम्मी को लिखा था और उन्हें अपनी खैरियत से आगाह किया था। शायद फिर लिख दिया था, अगर वो लोग मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो उसे तर्क कर दें, क्योंकि मैं खोया नहीं, मैं चला गया हूँ। वो फिर थोड़ी देर के लिए रुका तो सूजन बेचैनी से उससे पूछा। फिर? हाँ, वो चौंक गया। फिर यहाँ आकर मैंने ज़िंदगी की बदतरीन दौर का आगाज़ किया। तुम्हें पता है, हमारे मुल्क में जो भी नौजवान यहाँ आता है तो हमेशा उसे अपने मुल्क का बुरा भला कहता है। हमेशा उसकी ज़ुबान पर यही होता है, आखिर पाकिस्तान में हमें दिया है क्या है। लेकिन इस वक्त ये नहीं पता सोचते कि उन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया है। अपनी जवानी का सारा जोश, वल्वला, लगन यहाँ लगा कर चले जाते हैं, फिर बुढ़ापे में जाकर उनका वजूद ऐसे फूल जाता है जैसे कि फल हो। इससे सारा रस निकाल कर वो यहाँ दे जाते हैं, वापस चल पड़ते हैं पाकिस्तान पर एक नागवार बोझ बनने के लिए। मेरा शुमार भी शायद उन लोगों में ही होता है। यहाँ पर मैंने इतनी आला डिग्रियां होने के बावजूद भी ऐसे काम किए कि अगर वो वही काम कोई मैं पाकिस्तान में करता तो कभी भी ना करता, तो मैं बिला तकलीफ़ उनके मुंह पर थप्पड़ मार देता अगर मुझे कोई एक काम करने को कहता। मगर यहाँ आकर मैंने सब वो किया जो अपने वतन और देश में करते हुए मुझे आर महसूस होती, मुझे शर्म आती। मगर यहाँ मैंने मेरे से लेकर खाक रोग तक भी काम किया, सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। और फिर मुदस्सर, जो यहाँ पहले से सेटल था, उसका तवस्सुत से मुझे एक मुनासिब सी जॉब मिली और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते हुए मैं इस मुकाम पर पहुंच गया। अब मैं इस शहर में बगैर किसी मदद के कोई भी कारोबार शुरू कर सकता हूं। ये मेरी कहानी है। उसने सूजन से कहा। अब बताओ, मैं किसी से मोहब्बत किस तरह कर सकता हूँ? हमज़ा, एक बात कहूँ, तुम बुरा ना मानो? उसने पूछा। अब मैं किसी बात का बुरा नहीं मान सकता। वो हल्के से मुस्कुराया। शायद दिल का बोझ हल्का होने की वजह से वो खुद को हल्का फिल्का महसूस कर रहा था। उसकी एक मुस्कुराहट में सूजन को अपना दिल डूबता महसूस हुआ और उसने फ़ौरन नज़रें चुरा ली। हमज़ा, तुम वाकई किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे दिल में मज़ीद मोहब्बतों से गुंजाइश नहीं है। तुम पहले ही इतने लोगों से मोहब्बत करते हो कि औरों की गुंजाइश नहीं बचती। हमज़ा उसकी बात सुनकर सन्नाटे में आ गया। तुम क्या वाकई उनसे सब? उसने सोचा और दिल के जवाब पर वो पूरे का पूरा लर्ज़ गया। ये दिल का कौन सा गोशा था जो जा उठा था? वो भी उस वक्त वो अपने ही दिल की आवाज़ से घबराने लगा। पूरे 3 दिन बाद वो होश में आई थी। शायद बुखार की वजह से वो 3 दिन तक होशो खुर्द से बेगाना रही थी, और आज जब वो होश में आई थी तो सबकी सूरतें देख रही थी और अंदाज़ा कर रही थी कि हमज़ा वाकई सच कह रहा था। वो घर छोड़कर चला गया और
वक्त शाम गहरी हो रही थी। घर में यकीनन सब ही मौजूद थे, मगर फिर भी खामोशी थी और फूफो भी उसे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। हमज़ा, किस गुनाह की सज़ा देकर गए हो तुम हमें? हमने तो हमेशा तुम्हें मोहब्बत दी है और इसका ये सिला दिया तुमने। ये उसकी अम्मी की आवाज़ थी जो शायद नमाज़ पढ़ रही थी, दुआ कर रही थी और बेसाख्ता उसके लबों से शिकवा फिसल रहा था। अम्मी, हमज़ा चला गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसके दिल की थोड़ी सी उम्मीद थी, शायद वो मजाक कर रहा हो। हाँ, वो चला गया। आज पूरे 3 दिन हो गए हैं उसे गए हुए। तुम्हारे अब्बू, चचा, वलीद और हारिस ने उसे हर जगह तलाश किया है, अब भी कर रहे हैं। उठकर उसने उनके पास आकर बताने लगी। उसके कमरे में उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, कुछ कपड़े और बाकी कुछ चीज़ें भी गायब हैं। पता नहीं कहाँ चला गया है। अपनी अम्मी का ख्याल तक नहीं किया उसने, उस उम्र में जो औलाद की ज़रूरत होती है। अम्मी, फूफो कहाँ हैं? एकदम से उसने फूफो का ख्याल है। उसने बेचारी को कहाँ जाना है? कमरे में होगी। वो उस पर चादर ठीक करते उठ खड़ी हुई। मैं तुम्हारे लिए दलिया लेकर आती हूँ। वो बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद फूफो उसके कमरे में आई। रानिया की नज़र उनके चेहरे पर पड़ी। कितना ही अजनबी सा चेहरा था उनका। बूढ़ा सा लग रहा था, झुर्रियाँ वाला था। 3 दिन उन्होंने बुढ़ापे की सरहदों को पार कर लिया था। उन्हें देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब कैसी तबीयत है बेटा? ये फ़िक्रा उन्होंने कितनी मुश्किलों से अदा किया था, ये सिर्फ़ उन्हें ही मालूम था। उनकी ये हालत हमज़ा की वजह से हुई थी। ठीक हूँ अब। आंसू आँख से नहीं बह पा रहे थे, बल्कि दिल में रवां-दवां थे। वो चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई, रानिया का सर अपनी गोद में रख लिया और बगौर उसके चेहरे को देखकर 3 दिनों में उसका सारा खून नुचड़ गया है। रानिया, उन्होंने उसे पुकारा। वो जो उनके लम्स में सुकून महसूस करके आंखें मूंद चुकी थी, आंखें खोलकर उन्हें देखा। तुम्हें हमज़ा बता कर गया था ना? उसकी आवाज़ में यकीन था। फूफो, उसने कहा था कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि शायद वो हमेशा की तरह मजाक कर रहा है। वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। फूफो, वो नहीं आया। कितना ख़राब है वो मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी। आरफा बेगम की आंसुओं के बालों में गिर रहे थे। अगले दिन सूज़न को किसी और हैंडसम लड़के, शायद पाकिस्तानी लड़के से साथ देखकर हैरान हुआ था। वो सोचने लग गया, यहाँ कितनी जल्द मोहब्बतें बदल जाती हैं, और एक हमारे यहाँ। सूज़न उसकी इस तरह देखने से पता नहीं क्या समझेगी। जब ही वो होंठों पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट सजाए अजनबी से माजरत करके उसकी तरफ आ गई। कैसे हो हमज़ा? बेशक तुम्हारे साथ जवाब वो तो नहीं हूँ, मगर फिर भी मैं तुम पर ये वाज़ह करना चाहती हूँ कि ये एक सेकंड के लिए रुकी। और हमज़ा उलझ भरी नज़रों से उसे देखने लगा, उसकी तरफ देखने। आखिर वो किस किस्म की वजाहत देना चाहती है? तुम्हें मालूम है ना कि हमारी सोसाइटी में बेगर्ज मोहब्बत और ये तकरीब ख़त्म हो जाती है। तुम्हारे देश में अभी भी लोग सच्ची और बेगर्ज मोहब्बत किया करते हैं और नाम नभाते भी हैं। इस चीज़ से मुझे तुम्हारी तरफ मतवज्जा किया था। कल तुम्हारी कहानी सुनी तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर तुम इतनी बेगर्ज और ख़ालिस मोहब्बत को छोड़कर चले जा सकते हो, तो फिर मेरी मोहब्बत के लिए तुम्हारे पास तुम्हारी नज़र में क्या ही हैसियत होगी। पता है मैं किस नतीजे पर पहुंची? उसने रुककर हमज़ा को चेहरे को देखा। ऐसे बंदे से मोहब्बत करने का कोई फ़ायदा नहीं जो मोहब्बतों के काबिल ही ना हो। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई, मगर उसे लगा कि वो भरे मजमा में उस पर तेज़ाब डाल गई हो। वो दम बखुद उसे जाते हुए देखता रहा। 1 महीना हो गया था हमज़ा को गए हुए। जाहिद साहब ने हर जगह उसका पता करवाया था, मगर वो वहाँ कहीं भी नहीं था। और वो 1 ही महीने में कितना बदल गए थे। दादो और फूफो तो अपने कमरे से ही बाहर नहीं आती थी। सिर्फ़ एक शख्स के चले जाने से ये हंसता बसता घर कैसे वीरान हो गया था। आम का पेड़ भी केरियों से लदा हुआ था, उदास और दिल गिरफ्तार सा लग रहा था। वलीद बता रहा था कि उस दिन वो शायद अम्मा के कमरे की पिछली खिड़की से बातें सुन रहा था, और मेरा ख़्याल है कि उसने आधी बात सुनकर चला गया होगा। बड़ी मोमानी जाहिद साहब को बता रही थी। उसके लहजे में मौजूद अफसरदगी उनके चेहरे से भी अयां हो रही थी। ये रानिया को देखे बिना ही मालूम था। आप ज़्यादा टेंशन ना लें और आप अपने आप को संभाल लें, वरना अम्मा और आरफा का ख्याल कौन रखेगा? उन्हें तसल्ली देती हुई कैसे देंगी वो तसल्ली उसे? वो मुझे कौन तसल्ली दे सकता है? और वो सोचा, मेरा बड़ा बेटा मुझसे नाराज़ होकर चला गया। मैं तो इस दिन सिर्फ मजाक कर रहा था, एक छोटा सा मजाक। ज़िंदगी में पहली बार मैंने मजाक किया था और मुझसे नाराज़ होकर चला गया। वो खुद भी हर किसी से मजाक करता है, फिर भी मेरे मजाक का इतना बुरा मनाया। उनकी आवाज़ पर कमज़ोर पड़ गई थी। रानिया की आंखों से आंसू बहने लगे थे।
कैसे सुकून से रह पाओगे हमज़ा? तुम इतनी मोहब्बतों को दुख देकर, तुम इतनी मोहब्बतों से ताल्लुक़ तोड़कर, आसमान पर घरों को वापस जाते हुए परिंदों को देखकर उसने दिल में ही दिल में मुखातिब किया था। तुमने कहा था जब ज़िंदगी तंग पड़ने लगे तो तुम्हें पुकारूं, मगर हमज़ा मैं कहाँ करूं? तुम्हारे जाने के बाद तो मेरी ज़िंदगी ज़िंदगी ही नहीं रही। मैं तो फिर तंग और दुश्वार होने की शर्त कैसी? यही वो घर था जहाँ पर हर दम हंसी बिखरी रहती थी। खुशियाँ तो उस घर के एक एक ईंट के एक एक दरीचे से लिपटी हुई थी, कदम कदम पर कह के बिखरे हुए थे। कहाँ वो वाकई वही घर था। जाहिद साहब ने अपने कमरे की खिड़की से रानिया को छत से उतरते और अपने कमरे की तरफ जाते हुए देखा। गोया वो पहले भी ज़्यादा नहीं बोलती थी, मगर अब तो वो जैसे मकान उसकी आवाज़ सुनने को तरस गया था। 2 साल किसी तरह गुजरे, लेकिन कोई उस ख़ानदान से पूछता। आरफ़ा बेगम हर दस्तक पर दरवाज़ा खोलती थी और रानिया फ़ौरन फ़ोन की घंटी पर जहाँ भी कोई फ़ौरन हाज़िर होती थी। आम का पेड़ एक दफ़ा फिर फलदार हुआ था। सावन की आमद थी। बारिश ने आम के पेड़ के गिर्द कीचड़ सा बनाया हुआ था। अमार, वलीद और शाक वहीं बारिश में खेल रहे थे। आयशा और रानिया उन्हें ही देख रही थी। एक जोली भटकी मुस्कुराहट रानिया के चेहरे पर फैली थी। एक दूसरे पिछले भागते हुए अचानक वो तीनों एक दूसरे के पर गिर गए। रानिया के चेहरे पर आई मुस्कुराहट एकदम सिमट गई। मंजर बदल रहे थे। हमज़ा, वलीद और हारिस के पीछे बारिश में भाग रहा था। उन्हें भी उसकी आंखें उसी मंजर को खोज रही थीं। उसकी आंखें जल उठी थीं। कितनी मुश्किलों से, कितने जतनों के से खुद को संभाला था, मगर ये सावन सब कुछ दरहम बरहम कर देता है। ये सावन एक दफ़ा उसे इसी तरह तंग करने पर तो तय था। फिर कुछ दिन सिर्फ होने के बाद अपनी रूटीन में आने, लेकिन वो कागज़ का एक टुकड़ा एक बार फिर उसकी ज़िंदगियों में तूफ़ान ले आया। फूफो ने रोक रोक कर अपना बुरा हाल करके लिया। अदील भागता हुआ आया, हाथ में खाकी रंग का लिफाफा उठाए। फूफो फूफो दरवाजे से दाखिल होते उसने नारे लगाने शुरू कर दिए थे। उसकी आवाज़ खुशी कांप रही थी और चेहरा तमतमा रहा था। फूफो, हमज़ा भाई का ख़त आया है। लम्हा भर में उसके गिर्द जमा हुई थी। प्यारी अम्मी, कैसी हैं आप? यकीनन अपने प्यार करने वालों के दरमियान आपको अपने गुस्ताख नाफरमान नकारा से बेटे की याद तो कम आती होगी, मगर फिर भी कम ही सही याद तो आता हूँ मैं ना, इसीलिए आपको ख़त लिख रहा हूँ। इस खैरियत से हूँ और प्लीज़ अगर मुझे ढूंढने की कोशिश कर रही हैं तो तर्क कर दें, क्योंकि मैं आपकी पहुँच से बहुत दूर हूँ। मुझे मालूम है कि आपका ख़्याल रखने वाले यहाँ बहुत से लोग हैं, लेकिन फिर भी अपना ख़्याल ज़रूर रखिएगा। मैं आऊँगा ज़रूर आपको लेने के लिए। कब, ये मुझे भी नहीं मालूम। पता अगर मैं ना भी आऊँ तो आपको कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस घर में आपसे प्यार करने वाले, आपका ख़्याल रखने वाले बहुत से लोग हैं। आपका नाफरमान हमज़ा। हमज़ा के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी आज आरफ़ा बेगम को मालूम हो गया था। वो सर पीट कर बैठ गई। उन्होंने यकीनन बहुत सी गलतफ़हमियाँ पाल ली थी। काश मुझे ये सब पहले पता होता। वो रोते हुए मुसलसल सोच रही थी, पता नहीं कहाँ चला गया है मेरा बेटा। उनका दिल बंद होने लगा था। रानिया ने एमए के एग्ज़ाम के बाद एक स्कूल में जॉब करनी शुरू कर दी। आखिर वक्त में भी तो काटना था ना। गर्मी से बेहाल होते हुए उसने चादर उतार कर साइड पर रखी। जब आयशा ने हमज़ा के ख़त के बारे में बताया तो वो कितनी ही देर बेयकीनी से आलम से उसकी शक्ल देखने लगी। तो तुम सच कह रही हो? उसने शायद दोनों कंधों से पकड़ कर झंझोड़ा। हाँ, वो मरी मरी आवाज़ में बोली। कब आ रहा है वो? उसने इतने यकीन से पूछा था कि आयशा ने एकदम नज़र चुरा ली। उसका यकीन कैसे तोड़ती, ये तो नहीं लिखा। और तो फिर हानिया के हाथ ढीले पड़ने लगे। उसने लिखा है कि वो हमारी पहुंच से बहुत दूर है, लिहाजा अगर हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो तर्क कर दें। आयशा ने सारा और सारा अगर पर डाल दिया और रानिया फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। देखो ज़रा उस खुदगर्ज़ इंसान को। वो सोच रहा है कि शायद हम आराम से बैठे हैं और अगर गलती से ही सही कोई उसे ढूंढ भी रहा है तो अब ये अजीज़ अहमद भी ना करे। मुझे याद नहीं आता कि कब हमने उससे ऐसा रवैया रखा था कि उसे ये गलत फहमी हुई कि हमने उसे जाने से खुश होंगे। उसे क्या पता यहाँ तो। आयशा ने बड़ी बड़ी बेदर्दी से आंखों में आई नमी को साफ़ करते हुए अपनी बात अधूरी छोड़कर बाहर चली गई। तो 2 साल बाद तुमने सिर्फ ये खबर के लिए रब्ता किया कि कितने ज़ालिम हो तुम हमज़ा। रानिया बुत बनी वहाँ पर खड़ी थी। फिर वक्त कितनी तेज़ी से गुजर गया, मगर इस घर के मकीनों के लिए वक्त ठहर सा गया था। हानिया अपने शोहर के साथ कुवैत चली गई थी। वहीं पर कासिम की पैदाइश हुई थी। 2 साल बाद अपने नंद के बुलाने पर वो अमेरिका गई थी और वहीं से वापस आकर पाकिस्तान आने का प्रोग्राम बना चुकी थी।
फ़ोन की घंटी काफ़ी देर से बज रही थी, मगर सबसे अपने ठंडे कमरों में घुसे हुए थे। वलीद और हारिस को ऊपर नए कमरे मिल गए थे और हमज़ा का कमरा वैसे का वैसा ही बंद पड़ा था। गर्मी शदीद हो रही थी, पंखे और कूलर साथ साथ काम कर रहे थे, मगर फिर भी एक बात नहीं बनती थी। बरसात का मौसम, बारिश एक बार भी नहीं हुई थी। इस वक्त न जाने किसके हाथों में खुजली हो रही है। वो बड़बड़ाती हुई फ़ोन की तरफ आई। हेलो, खासी बेदिली से उसने फ़ोन के रिसीवर उठाया। हेलो हेलो, कौन है? दूसरी तरफ हानिया आपी थी। उसने खासे जोर से बोल रही थी। हानिया, हेलो हानिया आपी, क्या बात है? खैरियत तो है ना? उसने तशवीश से पूछा। रानिया, रानिया तुम हो? रानिया, मैंने इसकी सांस मारे खुशी की फूल रही थी। वो बात ही मुकम्मल नहीं कर पा रही थी। रानिया, मैंने परसों हमजा को देखा। नहीं, मेरा मतलब है मुस्कान ने। जल्दी जल्दी बात के चक्कर में वो उल्टा सीधा बोल रही थी। क्या रानिया की समझ में कोई बात नहीं आ रही थी, या फिर शायद उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। हाँ, अमेरिका में एक स्टोर पर मुस्कान ने उसे देखा था और फिर वो मुस्कान और कासिम के लिए काफ़ी देर उन्हें शॉपिंग करवाता रहा। बात करते करते कई दफ़ा उनका गला बंद हो गया था, मगर वो तुम्हें नॉन स्टॉप बोली जा रही थी। 3 घंटे तक वो उसे तलाश करती रही, पूरा स्टोर छान मारा, फिर भी वो नहीं मिला। कल भी मैं वहाँ गई थी, फिर भी वो वहाँ नहीं था। आखिर मैं वहाँ बाकायदा रोने लगी थी। तो रानिया आहिस्ता आहिस्ता बोली, आप भी अगर उसने मिलना होता तो फिर मिल लेता ना। हानिया रोते रोते चुप हो गई। अच्छा, बाकी सब कहाँ हैं? थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा था। सो रही हैं शायद, आप कल आ रही हैं ना? हाँ, और तुम अभी किसी को बताना नहीं, मैं खुद आकर बताऊंगी। फिर अभी तो हमारी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है और इसलिए मैंने सोचा फ़ोन करके तुम लोगों को बता दूं। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। फ़ोन बंद करते ही उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा तो हैरान रह गई। उसे पता नहीं चला कि हानिया आपी की बातें सुनते सुनते हुए वो कब रो पड़ी। मालूम नहीं कब उसने आंखों से आंसू इख्तियार हुए। बहुत खामोश होकर उसने मुदस्सिर उसकी खामोशी नोट करके बोला। उसे बेइख्तियार पाकिस्तान में रहने वाले हमज़ा याद आ गया, और बेफ़िक्र और बहुत ही बातूनी, और ये हमज़ा तो बहुत ही मुख्तलिफ है। चुपचाप उलझा सा हर वक्त इसी सोच में गुम रहता है। मेरी एक बात मानो मुदस्सिर, उसने पूछा, मगर वो उसकी बात अनसुनी कर गया। यार, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। वो उठकर खिड़की की तरफ चला गया। और फिर एक काम करो, तुम पाकिस्तान फ़ोन करो। और उसके मशवरे पर वो यकदम वापस पलटा। जाना तो तुमने है नहीं, कम से कम आवाज़ ही सुन लो किसी की, देख लेना, तुम्हारे दिल को फ़ौरन सुकून आ जाएगा। नहीं यार, उसने बड़े आराम से उसके मशवरे को रद्द कर दिया, मगर उसके जाने के बाद वो फ़ौरन इस अमल करने डाला। वो अभी कमरे के दरवाजे तक ही आई थी कि दोबारा फ़ोन की घंटी बजी। वो तेज़ी से वापस पलटी। नंबर बाहर का था। हेलो हानिया आपी, अब क्या बात रह गई है? खुदा के लिए उस शख्स का पीछा छोड़ दो, क्योंकि आप उसके इतना याद करती हैं, उसको इतना ख्याल तक नहीं कि छोड़कर ही क्यों जाता। जिसे देखो उसके पीछे पागल हो रहा है। उस घर के मकीनों की दुनिया तो शायद उस पर ख़त्म होती है, मगर वो शायद अपने ही कोई दुनिया बर्बाद करके बैठा है जो उसे हमारा ख्याल नहीं है, और हम उसका ख्याल क्यों करें? बस मैं आपको कह रही हूँ, अब आप लबों से हमज़ा का नाम ना सुनो। कुछ नहीं लगता वो हमारा। वो सिसकी थी और फ़ोन की दूसरी तरफ 7 समुंदर पार वो शख्स सुन रहा था। आप ये बात घर में किसी को ना बताएंगा, बस भूल जाए हमें और वो खुद भी भूल जाए। अब हम उस शख्स को कभी याद नहीं करेंगे। रोते रोते उसने हानिया आपी से वादा लिया था, मगर उसका अपना दिल ही सरापा एहतजाज था। लेकिन आपी, वो बेवफा शख्स इतना ज़ालिम है कि भूलता ही नहीं, खुद को बोलने से ही नहीं देता। फ़ोन बंद करके मगर हमज़ा कितनी ही देर फ़ोन कान से लगाए उसकी सिसकियां सुनता रहा। बेचैनी ने कम क्या हद से ज़्यादा कर दिया था। और यहाँ पर हमारी किसका इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।